नमस्कार दोस्तों, बीवीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिएगा भाई, जैसे कि हमने हिंदी में कंप्लीट कर लिया है क्या स्वर का पार्ट। अब स्वर मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के समझ में आ भी गए होंगे और वो उसकी 2 वीडियो बनी है जिसमें से क्या स्वर का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं, अब चलते हैं यानी कि वर्ण। जब वर्णों के 2 भेद हुए थे, एक तो कौन सा हुआ था स्वर और एक दूसरा हुआ था क्या व्यंजन। तो भाई अब हम व्यंजन को ही शुरू करते हैं। ठीक है, देखिएगा मेरे भाई, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपकी यानी कि जो जीएस का पार्ट चल रहा था वो जीएस का पार्ट मेरे भाई आपको सोमवार में ही मिलेगा। ठीक है, मंडे को मिलेगा, उससे पहले नहीं मिल सकता क्योंकि थोड़ी सी कुछ समस्याएं हैं, सर नहीं आ पाए। ठीक है, तो उसके लिए भाई माफी चाहते हैं, लेकिन आपको ये क्लासें आपको निरंतर मिलती रहेंगी, इसकी चिंता आप ना करें बिल्कुल भी। देखिए अब बात करें, देखिए भाई हमने पहले पढ़ा था क्या स्वर। तो देखिए भाई, जिन लोगों ने स्वर पढ़े और यानी कि दोनों क्लासें देख चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूं उनको भाई अच्छे तरीके से भली भांति समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए अब स्वर कितने थे, 11 ए आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ, फिर उसके बाद आया था कौन सा री, फिर उसके बाद आया था भाई ए, फिर उसके बाद था आए, फिर उसके बाद था ओ और फिर उसके बाद था क्या आओ। ये 11 स्वर थे और 11 स्वरों को हमने पढ़ लिया था, इनका वर्गीकरण भी पढ़ लिया था, कितने कितने प्रकार से होते हैं सब चीजें, इसके बाद में हमने बात कर ली थी। अब हमारा जो पार्ट आता है वो आता है क्या, अगला पार्ट होता है जिसका नाम है क्या भाई व्यंजन। अब व्यंजन क्या थे कि स्वरों की जो परिभाषा पढ़ी थी, तो स्वरों की परिभाषा पढ़ने से हमें अनुमान लगा था क्या कि स्वतंत्र रूप से बोली व लिखे जाने वाली ध्वनियों को क्या कहा था, हमने स्वर कहा था। परंतु व्यंजन किसे कहें कि भाई जब वो ध्वनि थी, तो मैंने उस दिन भी बताया था कि जो ध्वनि होती है यानी कि किसकी, जो स्वरों की सहायता से मिलकर बोली जाए या वह लिखी जाए, तो उन्हें क्या कहते हैं व्यंजन। कि यानी कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले वे लिखे जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम व्यंजन। अब भाई व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। अब 33 है, वो किस किस प्रकार से है देखते हैं भाई, अब इस पर ही बात करते हैं। अब देखिए जैसे क्या, अब ये तो बात समझ में आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूं कि बोले क्या स्वर थे स्वतंत्र रूप से, और यानी कि जब स्वर में यानी कि आधा कै मिलाया था तो जो पूरा कै बना था वही क्या था, व्यंजन था। अब जैसे क्या हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था, वैसे ही व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है स्वर यानी कि व्यंजनों का, ऐसे कह दूं कि व्यंजन का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण कैसे करना है, देखिए वर्गीकरण जैसे भाई स्वरों का वर्गीकरण करा वैसे ही व्यंजनों का वर्गीकरण करना है। तो पहला आता है हमारा स्पर्श वर्गीय व्यंजन, स्पर्श वर्गीय व्यंजन। अब देखिए स्पर्श वर्गीय व्यंजन जो है भाई, इसकी अगर मैं परिभाषा यानी कि कहूं कि बोले साहब स्पर्श वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं या क्यों कहते हैं। भाई स्पर्श का मतलब होता है किसी चीज को छू लेना, व्यंजन क्या होगा भाई, व्यंजन होगा, और स्पर्श का मतलब क्या, छू लेना यानी कि स्पर्श कर लेना। वर्गीय मतलब एक वर्ग के रूप में होंगे, जैसे कि 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग कितना 16, 5 का वर्ग कितना 25, 10 का वर्ग कितना 100। तो भाई यानी कि एक वर्ग के रूप में होंगे, यानी कि इतनी ही तो पंक्तियां होंगी, इतने ही क्या होंगे भाई कॉलम होंगे। ठीक है, वो उसकी बात करेगा। अब यानी कि अब इसमें वर्गीय वर्ग के रूप में, और व्यंजन क्या यानी कि जो स्वरों के सहायता से बोले जाएंगे। तो स्पर्श वर्गीय व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है भाई 25। अब 25 होती है तो 25 किसका वर्ग है, इसका मतलब भाई 5 का, यानी कि इसके प्रत्येक वर्ग में कितने कितने भाई वर्ण होंगे, 5-5 वर्ण होंगे। अब 5-5 वर्णों को भाई किस प्रकार से याद कर रखूं, देखिए अब एक चीज और बता देता हूं मैं आप लोगों को, एक स्ट्रक्चर से समझाने की कोशिश करता हूं पहले कि बोले हाँ भाई वास्तव में इन्हें हम कैसे याद रखें। मेरे भाई मान लिया ये व्यक्ति के क्या है, फेफड़े हैं। आप लोगों को पता है कि ड्राइंग तो मेरी कितनी अच्छी है, तो भाई थोड़ा सा एडजस्ट करके चलेंगे। ठीक है, अब मान लिया ये क्या है, फेफड़े हैं व्यक्ति के। अब इन फेफड़ों में से होता क्या है, देखिए स्पर्श कब करेंगे। अब भाई वर्ण ऐसा तो है ना कि बोले आएगा तुम्हारे भाई गले पर लग गए, बोले ले यहां लग गया, यहां लग गया है, या बोले मुंह पे लग गया, हाथ पे लग गया। अब भाई को बोल थोड़ी है जो आएगा लगेगी। स्पर्श कहां करेंगे, स्पर्श तो तभी करेंगे, स्पर्श क्या चीज करेगी, वर्ण तो कोई चीज नहीं है अपने आप में, लेकिन क्या है जो ध्वनि है, ध्वनि का जो रूप परिवर्तन होता है, तो रूप परिवर्तन होने के बाद जो फेफड़ों से निकलने वाली वायु है, तो वो हमारे मुखांगों को कहां कहां स्पर्श करेगी, यानी कि कहां कहां अधिक दबाव बनाएगी, तभी तो भाई सही तो वहीं तो स्पर्श करेगी। तो भाई फेफड़ों से जो निकलने वाली वायु है, तो वो जब क्या मुखांगों के रूप में जाती है, तो भाई देखिए इससे यानी कि ये मैंने कौन सा भाग बताया है, ये भाग होता है ये जो आपके गले में क्या एक गुठली सी होती है, उसे समझ ले देसी भाषा में,
इससे जो नीचे का जो भाग होता है उस भाग को कहते हैं हम क्या, कंठ। और इससे जो ऊपर का जो भाग होता है, गुठली से ठीक ऊपर का भाग, जो आपका ये वाला भाग होता है, तो भाई यहां अगर प्रेशर बनाती है तो उसे कहते हैं क्या, हम तालु। कहीं कहीं इसे तालव्य भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, तालु याद रहेगा तो तालव्य रह ही सकता है। और उसके बाद ये वाला जो भाग होता है, इस भाग को कहते हैं हम क्या, मूर्धन्य। अब मूर्धन्य मतलब क्या, कौन सी कंडीशन होगी, देखिए जब के जहां क्या आपके मसूड़े हैं, तो मसूड़ों से ऊपर जो इस तरीके की स्ट्रक्चर बनी हुई है, तो यानी कि अगर यहां पर दबाव बनता है या जीभ यहां टकराती है तो उस भाग को कहते हैं मूर्धन्य। अब इसके बाद क्या होगा, बोले ये क्या है साहब, ये क्या बनाया, ये बनाया भाई उस व्यक्ति के दांत। अगर जो क्या वायु दांतों से या जीभ दांतों से टकराएगी तो वो भाग क्या कहलाएगा, दंतीय कहलाएगा। दांतों से टकरा रही दंतीय, मूर्धा से टकरा रही है तो मूर्धन्य, तालु से टकरा रही है तालव्य, और कंठ से टकरा रही है तो कंठीय। अब इसके बाद भाई व्यक्ति के होठ भी तो होते हैं, ये चलो मैंने होठ से बना दिए भाई, ये होठ है। तो अगर जो क्या वायु अगर होठों से टकराएगी या होठों की आकृति किसी प्रकार से बदलेगी तो वो क्या कहलाएगा भाई, वो कहलाएगा ओष्ठीय, यानी कि ओष्ठ, यानी कि ओष्ठीय। तो भाई 1 2 3 4 5 यानी कि क्या, जब क्या व्यंजनों का उच्चारण करूंगा तो कितने प्रकार से होगा, यानी कि कहां कहां दबाव बनेगा वायु का, तो भाई वो 5 स्थानों पर बनेगा। और 5 स्थानों को अगर भाई 5 स्थानों पर बनेगा तो भाई अगर मैं इन्हें क्रम से लिख लूं तो वो देखिए, अब क्रम से लिखने के बाद अब क्या, एक इनके फॉर्मूले होते हैं। अब फॉर्मूले क्या, एक तो होता है भाई केटीएम डो, यानी कि केटीएम बाइक है, केटीएम बाइक होती है ना, केटीएम बाइक, तो वो कैसी आवाज करती है, डो डो की, तो भाई इसका मतलब क्या, केटीएम डो। ठीक है, या आप ऐसे ही समझ सकते हैं, के की जगह अगर एटीएम कर लो, बोले एटीएम दो, ऐसे भी समझ सकते हैं। लेकिन अगर केटीएम डो से समझ सकते हैं तो केटीएम बाइक जो होती है वो डोडो की आवाज करती है। एक फॉर्मूला ये है, और दूसरा फॉर्मूला होता है कचट तप वाला, कचट तप। भाई इन चीजें, ये चीजें ऐसी ही हैं, अगर 2-3 बार अगर आप बोल दोगे तो एकदम से याद हो जाएंगी। तो भाई क्या हो गया, कचट तप। अब इसके बाद कचट तप का मतलब क्या होता है, कै का मतलब होता है भाई कै वर्ग। कै का मतलब क्या होता है, कै वर्ग। वर्ण लिखा जा रहा है, भले वर्ण पढ़ने शुरू कर दिए भाई। कै का मतलब क्या होता है, कै वर्ग। चै का मतलब क्या होता है, चै वर्ग। और भाई टै का मतलब क्या होता है, टै वर्ग। और भाई तै का मतलब क्या होता है, तै वर्ग। और उसके बाद भाई पै जो है, इस पै का मतलब क्या होता है, पै वर्ग। तो भाई इस प्रकार से क्या, यानी कि ये कितने वर्ग हो गए, 2 और 2 4 और 1 कितने, 5 हो गए। अब 5 हो गए तो सीधी सी बात है भाई, एक वर्ग के रूप में होंगे तो इसके प्रत्येक, यानी कि वर्ग में कितने कितने वर्ण होंगे, अरे भाई 5 इसमें होंगे, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, तभी तो 25 होंगे। तो भाई इस प्रकार से हो जाएंगे। अब भाई कै वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, आप लोगों को यह उम्मीद है कि ये याद भी होंगे, कि जैसे क्या, कै, ख, ग, घ, और क्या होता है, इसे अंगा बोलते हैं, या देसी भाषा में कह देते हैं अणा बोलते हैं। इसमें क्या होंगे, च, छ, ज, झ, और क्या, अय। भाई पक्का कह रहा हूं 100% कि आप लोग व्यंजन कभी नहीं भूल पाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, बिना स्किप किए। बिल्कुल तसल्ली पूर्वक देखा करो, कॉपी पेन साथ ले लिया करो, जितना बता रहा हूं उतना लिख लिया करो। बहुत ही कह सकते हैं, इतने भाई मन से और इतना डीपली पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं कि भविष्य में कभी भी एक बार अगर आप हिंदी पढ़ लें वीवीआर क्लासेस के माध्यम से, तो भाई दोबारा पढ़नी ना पड़े। ठीक है, तो भाई इसलिए मैं, आप लोग चाहे जो पेड कोर्स होते हैं उनकी वीडियो से वर्णमाला की वीडियो को कंपेयर कर देखना। अगर एक भी पॉइंट उनसे कम होना तो अलग बात है, ठीक है, कम तो हो ही नहीं सकता। अगर इसका 70% भी आपको वीडियो में मिल जाए तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, दावे के साथ कह रहा हूं, कर लेना चाहिए। इसके बाद बात होती है टै वर्ग। तो टै वर्ग में क्या, टै, ठै, डै, ढै, और भाई क्या, ण। इसमें क्या होता है, तै, थै, दै, धै, और न। इसमें क्या होता है, पै, फै, बै, भै, और क्या, मैं। भाई 5 इसमें आए, 5 ये 10, 5 15, 5 20, और 5 कितने हो गए, 25 हो गए कि नहीं हो गए।
अब जब हो गए, बोले साहब ये केटीएम डो क्यों लिखा था? बिल्कुल लिखा था। अब भाई इसमें से के का मतलब इन ये जब 5 नाम लिखे, 5 नाम में से क्या नाम निकलता है? बोले साहब के से तो कंठी बोल सके हैं हम। बिल्कुल सही बात है भाई, क्या हो गया? कंठ हो गया। टी से क्या बोल सको इनमें से? टी से बोल सके साहब हम तालु। एम से क्या बोल सको? एम से बोल सको मूर्धन्य या मूर्धा, मूर्धन्य। और उसके बाद बोले साहब डी से क्या बोल सको? बोले डी से बोल सके हम दंतीय। चलो भाई बहुत बढ़िया। ओ से क्या बोल सकते हो? तो ओ से बोल सकते हैं क्या? ओष्ठीय। भाई इस प्रकार से जितना भी ये कै वर्ग होगा, तो कै वर्ग में जितने भी वर्ण आए सबका उच्चारण स्थान जो होगा वो कौन सा, कहां से होगा? कंठ से होगा। भाई च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होगा, ट वर्ग का मूर्धा से होगा, त वर्ग का दंतीय से होगा, पै वर्ग में जितने भी आए ओष्ठीय। यानी कि ये सारे वर्ण जितने भी इस लाइन में, मैं सारी लाइनों को नहीं कर रहा भाई, कवर नहीं कर रहा, लेकिन क्या जितने भी इस लाइन में जितने भी वर्ण आए सबका उच्चारण स्थान तालु, जितने भी आए मूर्धन्य, जितने भी आए दंतीय, जितने भी आए ओष्ठीय। ये बात सभी व्यक्तियों को पता होती है। बोले साहब ये बात पता है तो विशेष क्या है? भाई विशेष पे ही चर्चा करूंगा। देखे अब बात करते हैं, इसके बाद भाई 25 तो ये हो गए। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा आता है वर्गीकरण। ये पहला वर्गीकरण हुआ है, अब दूसरा वर्गीकरण देखूं तो भाई उसका नाम होता है क्या? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अब देखे एक चीज और बताऊंगा, आप लोग बहुत सारे लिख लेते होंगे कि बोले साहब इस अंतस्थ यानी कि विसर्ग के ऊपर से इसका पूरा सिर क्यों नहीं मानते? देखिए इसका सिर नहीं मानते, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। और बोले साहब थ क्या, यानी कि थ के ऊपर से सिरोरेखा क्यों नहीं गुजरती, इस पर भी चर्चा करूंगा। पर भाई शर्त यह है कि पहले आप इन्हें समझे। बिल्कुल हर वो चीज बताऊंगा जहां तक आपने सोचा भी नहीं होगा। देखें अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन का मतलब क्या होगा? भाई नाम से ही छिपा हुआ है इसके। अंतस्थ यानी कि जिन वर्णों का, यानी कि कहते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु अंदर की ओर से निकलती है तो उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ कहते हैं। दूसरी परिभाषा में कह दें कि एक होते हैं भाई, तीसरा वर्गीकरण करूं मैं इसका तो तीसरा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कहते हैं बोले साहब हमने एक और पढ़े हैं, उनका नाम होता है ऊष्म व्यंजन। देखे भाई अब ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 और इनकी संख्या भी 4, तो भाई 25 और 4 29 और 4 कितने हो गए? 33। तो ये मुख्यतः व्यंजनों की बात हो जाती है, इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 33। जो क्या वर्णमाला में सर्वप्रथम लिए गए थे तो वो 33 व्यंजन और 11 स्वर लिए गए थे, तभी तो जाकर संख्या कितनी भाई हुई थी? भाई 44 हुई थी। अब इस पे बात करूं, देखिए अब कुछ लोग क्या, आप लोगों को बिल्कुल वैसे याद होंगे, मैं कह रहा हूं कि याद होंगे, परंतु क्या, लेकिन परीक्षा में बैठने के बाद में कभी कभी ऑप्शन में देता है कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, कि बोले शश है या रलव है और भाई छेत रह गैस रह, इस तरीके से दे देगा। तो बोले क्या वहां कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले साहब अंतस्थ कौन से थे या भाई ऊष्म कौन से थे। देखिए याद यहां होंगे, लेकिन भाई परीक्षा में बैठने के बाद में जब दिमाग खराब होता है ना, कि क्या, क्योंकि भाई आपके पास उस टाइम पर 4 सब्जेक्ट होते हैं, 3 या 4, कम से कम तो 3 है ही, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 भी हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बोले मैथ भी करना है, रीजनिंग भी करनी है, हिंदी भी करनी है, जीएस भी करनी है। तो भाई इन चीजों को सबको देख के उस टाइम पर दिमाग इतना काम नहीं कर पाता कि बोले साहब अंतस्थ कौन से ऊष्म कौन से। तो भाई जहां दिमाग ऐसा खराब हो जाए ना तो वहां याद कर लियो, बोले क्लास में कैसा बताई थी, तो वो क्लास में ऐसा बताई थी। देखिए अब ऊष्म की परिभाषा अंतस्थ की बता दी, ऊष्म की बताऊं तो यानी कि ऊष्म का मतलब होता है भाई गर्म, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। चाहे जैसे ही आप बोलोगे ना, तो बोलने के बाद में जैसे ही आप करेंगे तो भाई जैसे ही बोलोगे तो हाथ लगाकर देख लेना, तो भाई गर्म वायु मुख से हाथ पर लगती है तो वो ऊष्म कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन को जैसे ही आप बोलोगे तो ऐसा लगता है जैसे कि अंदर से यानी कि खिंच रहा हो, यानी कि जैसे वायु बहुत अंदर से खिंच रही हो, तो भाई ऐसे ही फील होता है, तो वो अंतस्थ होते हैं। लेकिन इन्हें याद कैसे करें? बोले याद करने का कोई उपाय है? बिल्कुल है भाई। ऊष्म का तो पता चल गया कि बोले साहब मुंह के आगे हाथ लगाकर देख लेंगे तो बोले कौन से हैं, अगर जो गर्म वायु निकल रही है तो ऊष्म है, वरना ऊष्म नहीं है। तो बोले अंतस्थ को कैसे याद करें? देखिए भाई अंतस्थ का मतलब होता है अंदर की ओर से। कोई व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति को उल्टी लग जाए या उल्टी आने लगे तो भाई वो क्या, यानी कि अब अंदर की तरफ से तो आएगी, तो वो किस किस प्रकार की उस टाइम पे वो ध्वनियों का उच्चारण करता है, वही होते हैं क्या? अंतस्थ। जैसे क्या क्या करता है? जैसे करता है
रे, ले और वे। भाई क्या यही उच्चारण करता है कि नहीं करता है? थोड़ा सा लग रहा होगा, बोले पता ना क्या गलत सी बात बता दी, गलत ना है, याद कर लो। क्या ये रे, ले, वे। भाई इन साल कोई और उच्चारण करता हो तो मुझे बता दियो। व्यावहारिक जीवन बहुत जरूरी है, और उससे जिसने सीख लिया वो कभी नहीं भूल सकता। तो भाई इसी तरीके से करें। अंतस्थ यानी कि अंदर से, ओर से, अंदर की ओर से क्या बोले, हाँ उल्टी सी करता है, बोले क्या ये रे, ले, वे, काम खत्म। ऊष्म क्या होंगे? ऊष्म होते हैं, बोले जी ऊष्म का तो हमें पता है, बोले क्या, शय, शय, शय और है। भाई इनका उच्चारण हम अच्छे से कर नहीं पाते। देखिए हम कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, हम ऐसे कहते हैं, इसे सलजम वाला से, इसे कौन सा वाला बोले, साफ षटकोण वाला से, और इसे कौन सा बोले जी, सड़क वाला से, और ये बाद में क्या है। अब इनका प्रैक्टिकल करो, करो करो। हाथ लगाओ मुंह के सामने, बोलो श श श है। तो भाई गर्म वायु मुख से बाहर निकल लियो निश्चित रूप से। तो ये क्या हो गए, ऊष्म हो गए। अब इतनी बात हो गई तो बोले साहब अगर जो इनका उच्चारण स्थान आप में से अगर जो दै का उच्चारण स्थान पूछ ले तो बता दोगे तुरंत अंतिया होता, बोले साहब तैवर का। लेकिन मेरे भाई अगर मैं इसमें से आपसे रै का उच्चारण स्थान पूछ लूं, वै का पूछ लूं, लै का पूछ लूं, या य का पूछ लूं, कोई से का उच्चारण स्थान पूछ लूं, तो भाई आप लोगों को कठिनाई हो जाएगी, आप लोग जल्दी से नहीं बता पाएंगे। ए वाला है पूछ लूं तो भी थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। इन में से तो बहुत सारा कंफ्यूजन आज तक रहा ही है, आज के बाद यही खत्म करूंगा, जड़ से खत्म है। अब देखे कैसे भाई बनना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान से एकदम से, अगर जो शोर शराबा हो तो शांत जगह में बैठ जाओ, ठीक है। अब देखे मैं बताता हूं कैसे कहानी बनानी है। अब कहानी क्या, आप लोग अब ये सोचो कि हम बड़े नहीं हैं, अब हम छोटे हैं, बाल्यावस्था में पहुंच गए। जब बाल्यावस्था में पहुंचे तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कै। अब इसमें से भाई मैं इन स्वरों का उच्चारण स्थान बताऊंगा, जो कि मैंने आप लोगों से कल बताया था कि स्वरों का उच्चारण स्थान भी इसमें ही कराऊंगा। तो भाई वही टेबल आ गई अब कि स्वरों को और अंतस्थ को और ऊष्म को यानी कि सबको समाहित कर कर इसमें रखने वाला हूं। अब एक चीज और बता दूं, जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन को भाई कोमला अक्षर भी कहते हैं या कोमला वर्ण भी कहते हैं। कोमला वर्ण क्यों? क्योंकि जैसे आप बोलोगे य रे ले वे, बड़े आसानी से बोले जाते हैं, यानी कि कोमल वर्ण है तो आसानी से बोले जा रहे हैं कोमल वर्ण। अब भाई इसकी बात करूं ऊष्म की, तो भाई इन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब संघर्षी क्या ले, बोले साहब स्पर्श संघर्षी तो अलग होते हैं, स्पर्श वर्गीय या स्पर्श संघर्षी। बोले जी हाँ बात सही है, मैं भाई मना नहीं कर रहा, मैं कब मना कर रहा हूं। ये क्या है, ये संघर्षी यानी कि इन्हें बोलने के समय यानी कि क्या होता है, यानी कि अधिक संघर्ष करना पड़ता है। जैसे क्या इन्हें बोलने में कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता अंतस्थ को, वो कोमल है, ये क्या है, संघर्षी है। अब इस पे बात करूं, इस पर संघर्षी बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। आप बिल्कुल बने तो रहे निश्चित रूप से मेरे भाई, मैं कराकर छोड़ दूंगा। देखे ये भाई इसका ले लिया मैंने भाग, ऐसे थोड़ा चलो छोड़ो, उसमें ही करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप बिल्कुल स्टोरी सुने। अब स्टोरी किस प्रकार से है भाई, कैसे आप लोगों ने बचपन में क्या पढ़ा, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, कैसे क्या पढ़ा था, कैसे कबूतर पढ़ा। अब भाई कैसे क्या हो गया, कबूतर हो गया, और कबूतर और कंठ का मतलब क्या आया था भाई, गले से, जो गला है आपका गर्दन है यहीं से तो आया। कंठ कहां था, इस गुठली से नीचे ये भाग था। अब कबूतर है, कबूतर के एक चोंच होती है। अब कबूतर ने चोंच मार दी आपके कंठ में, यानी कि कबूतर था, कबूतर ने चोंच मार दी आपके कंठ में। और जब कंठ में चोंच मारेगा तो आपका दर्द हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। और जब दर्द होता है व्यक्ति के, तो जब दर्द होता है तो वो भाई क्या करेगा, यानी कि कितने प्रकार के उच्चारण करता है, कैसी कैसी आवाजें निकालता है। तो बोले साहब वो आवाजें, बोले हाँ जी, बोले वही तो बताऊं मैं। बोले करता है ए आ और बोले उसके बाद बोले जी ए आ है, ऐसे, क्योंकि आ बोल रहा तो है का उच्चारण हो रहा। और बोले जी एक विसर्ग हो होता है, वो भी किसका, यानी कि है का ही जैसा ही उच्चारण करता है। भाई ये याद हो गए कि ना हो गए। कबूतर था, कबूतर के चोंच थी, कबूतर ने चोंच मारी तुम्हारे कंठ में, जब दर्द हुआ तो कहा आ बोल रहे हो तो है का उच्चारण साथ है, और भाई विसर्ग भी क्या है का उच्चारण ही करता है। तो भाई यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि ए का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ,
आ का क्या होगा कंठ, है का क्या होगा कंठ, विसर्ग का क्या होगा कंठ या कंठी। बात समझ में आ गई। अगली पंक्ति, जैसे क्या पढ़ा, जैसे क्या पढ़ते थे, बोले जैसे चम्मच पढ़ी, जैसे चम्मच ही तो पढ़ी। अब चम्मच पढ़ी तो भाई चम्मच होती थी, अब भाई चम्मच है। अब देखे एक छोटा सा बच्चा है, क्योंकि हिंदी हम पढ़ी बच्चे से रहे हैं अभी, क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं तो बच्चा ही है। अब भाई वर्णमाला में बच्चे का आना बहुत जरूरी है, तभी तो भाई वर्णमाला बनेगी, वरना तो बेकार है। देखिए अब क्या, जैसे क्या थी चम्मच, और चम्मच यानी कि छोटा सा बच्चा है, उसकी माता जी उसे दूध पिला रही हैं। बात समझे, फीलिंग को समझे, कहां कहना चाह रहा हूं कि एक छोटा सा बच्चा है और उसकी माता जी उसे दूध पिला रही हैं, और दूध भी किससे पिला रही हैं, चम्मच से, यानी कि चम्मच से पिला रही हैं। और चम्मच से दूध पिलाते समय चम्मच बच्चे के तालू में लग गई। अब बच्चे के तालू में चम्मच लगी तो भाई बच्चा छोटा था, बच्चा रोने लगा। और जब रोता है बच्चा तो किस किस प्रकार का उच्चारण करता है कि बोले ई और ई, ई ऐसा करके रोने लगा। और जब रोने लगा तो भाई बच्चा थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में सिखा रहे थे उसे, तो उसकी माता जी ने पूछी इस बच्चे से, बोले बेटे लग गई क्या? तो वो बोला यस। वो क्या बोला? यस। और जब यस लिखता हूं तो किस प्रकार से लिखता हूं, य और श। तो भाई य का उच्चारण स्थान पूछ ले तालु, श का उच्चारण स्थान पूछ ले तालु, कौन से वाले का? यस वाले, यानी कि स सलजम वाले का। और भाई छोटी या बड़ी का उच्चारण स्थान पूछ ले तो कौन सा होगा? तालु। जैसे क्या थी चम्मच थी, बच्चा था छोटा सा, उसकी माता जी उसे दूध पिला रही थी, दूध पिलाते समय चम्मच लग गई मुख में, यानी कि तालू में। और जैसे ही चम्मच लगी तालू में तो भाई बच्चा रोने लगा। रोया तो कैसे? बोले ई। और उसकी माता जी ने पूछी, बोले बेटे लग गई क्या? तो वो बोला यस, ये और से। भाई हो गए याद? उम्मीद कर रहा हूं बढ़िया मजा आ रहा होगा सच में। तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और भाई शेयर कर देना अगर हो सके तो। वैसे तुम मान तो रहे नहीं बात बिल्कुल भी, आप बिल्कुल टालम टूली कर देते हो। अबे एक एक व्यक्ति को भी जोड़ दोगे ना मेरे भाई तो भी बहुत सारे हो जाएंगे। एक आदमी एक व्यक्ति को जोड़ दो, ज्यादा को नहीं कह रहा कि बोले हाँ साहब तुम लेकर निकल जाओ, बोले साहब बोले आज करके ही, बोले बहुत बोल रहे हैं, बोले रोज आना वीडियो में बोल रहे हैं कर दो कर दो, तो बोले लो आज करवा के छोड़ दे। एक व्यक्ति को जोड़ दें तो भी बहुत सारे हो जाएंगे, एक व्यक्ति भी एक व्यक्ति को जोड़ेगा तो बहुत सारे। तो भाई अगर लग रहा हो कि बोले हाँ साहब मेहनत है कुछ, तो भाई कम से कम इतना काम जरूर करना कि देखता हूं, मुझे पता लग जाएगा कि हाँ भाई किस व्यक्ति ने किस कब जोड़ा, क्या जोड़ा, ठीक है। तो भाई कम से कम एक व्यक्ति को जो जोड़ेगा मैं मान जाऊंगा कि बोले हाँ भाई कुछ थोड़ा बहुत हमारी बात भी मानी जा रही है, ठीक है। तो भाई इसलिए एक व्यक्ति को जरूर जोड़ें। अब देखिए बात करें मूर्धन्य। मूर्धन्य में होता है टैसे, क्या पढ़ा था आप लोगों ने? टैसे पढ़ा था टमाटर, टैसे टमाटर ही तो पढ़ा। अब भाई टमाटर है, टमाटर का रंग कैसा होता है? टमाटर का रंग होता है लाल। अब लाल रंग होता है तो भाई कोई आदमी हो और उसके मुख को कहें बोले तेरा तो मुंह बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो रहा है, ऐसा कहते हैं ना। अच्छा टमाटर की तरह लाल हो रहा है तो भाई टमाटर की तरह जो मुख लाल होता है, आप लोगों ने देखा होगा जितने भी महाराज हैं, जितने भी ऋषि हैं, जितने भी मुनि हैं, क्योंकि भाई उनका काम धाम तो कुछ इतना स्पेशल है नहीं। भाई फल फूल खाने हैं, मंदिर में हम चढ़ाए गए वो खाए गए, तो भाई मुंह लाल ही होगा। अगर मुंह लाल होगा तो कैसा होगा? टमाटर की तरह, यानी कि टैसे क्या टमाटर, टमाटर मूर्धन्य का मतलब क्या? मूर्धन्य यानी कि मुख, टमाटर की तरह मुख लाल है। और टमाटर की तरह मुख लाल किसका होता है? तो वो जितने भी ऋषि मुनि होते हैं उनका। री और शय और क्या आता है? रे। अगर ऋषि लिखूं तो री स और क्या होगा? रे। री का उच्चारण स्थान पूछ ले मूर्धन्य, षटकोण वाले स का पूछ ले मूर्धन्य, रे का पूछ ले तो क्या? मूर्धन्य। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया यहां तक? अब आगे बात करूं दंत्य की, तो दंत्य में क्या होगा? भाई तय आया, तैसे क्या पढ़ते थे? तैसे पढ़ते थे तख्ती। तैसे क्या पढ़ते थे? तख्ती। और तख्ती क्या होती थी? यानी कि भाई वो लकड़ी की तख्ती होती थी, उस पर लिखा करते थे भाई, उसे पोत के फिर दोबारा से फिर लिखना शुरू कर देते थे। पहले थे बचपन में, देखी होगी शायद आप लोगों ने, कुछ नहीं। तो भाई तैसे क्या तख्ती। अब दो विद्यार्थी थे आपस में, दो मित्र थे, क्लास में बैठे हुए पढ़ रहे थे, सहपाठी थे, ऐसा कहते हैं कि दोनों पास में बैठ के पढ़ रहे थे। तो क्या भाई दोनों में लड़ाई हो गई। अब जब लड़ाई हो गई तो भाई क्या, एक ने तख्ती उठाकर दूसरे वाले के दांत पे मार दी, दूसरे वाले के दांत पे मार दी। भाई उसे गुस्सा आएगा। और जब गुस्सा आया तो उसने कहा, बोले क्या कहा? बोले जब दांत पे मारा तो जब गुस्सा आया तो भाई वो कुछ ना कुछ तो कहेगा। अब वो बात क्या गई? उनने कह ले सही रहे,
उसने क्या कही कि ले सही रहे। भाई और भी बहुत सारे नाम कर सकते हो, ठीक है, आप बहुत सारे सोच सकते हो, लेकिन मैं यहां अपने माध्यम से ऐसे ही समझा सकता हूं कि बोले ले सही रहे, मतलब वो दोनों मित्र थे। बात क्या हुई, तैसे क्या थी, तख्ती, दोनों मित्र थे, पास में बैठे थे, उसने एक ने तख्ती उठाकर दूसरे के दांत पे मार दी। और जब दांत पे मारी तो भाई उसे गुस्सा आया, तो गुस्से में उसने सिर्फ एक ही शब्द कहा कि बोले ले सही रहे। तो ले सही रहे का मतलब क्या, ले और सह, मतलब उसे अपेक्षा नहीं थी, उम्मीद नहीं थी कि बोले वो मार देगा, तो उसने कह दी बोले ले सही रहे, इनने दांत भी तोड़ दिए। ठीक, तो भाई क्या हो गया, यानी कि ले और सह। ले का उच्चारण स्थान पूछ ले दंती है, सह का पूछ ले तो कौन सा दंती है, सह कौन सा है सड़क वाला, अगर षटकोण वाला आएगा तो क्या मूर्धन्य किसमें आएगा, बोले टमाटर यानी कि ऋषि वाला जो होता था, और बोले शाय बोले यस यानी कि ताल्लु। ऐसा याद रखो। सह का मतलब लैसे का आया था, तो लैसे कौन से में आया था, बोले जी बोले उसने तो तब कही थी वो बात जब दांत पर तख्ती मारी थी। ठीक है, ऐसा याद रख लेना। अगला आता है क्या, पै। पैसे क्या होती है मेरे भाई, पतंग। अब पतंग है, पतंग उड़ाते हुए तुमने व्यक्ति बहुत सारे देखे भी होंगे, एक पतंग उड़ाने वाले और एक कबूतर उड़ाने वाले। दो व्यक्ति जो होते हैं इनका ध्यान हमेशा आकाश की ओर ही होता है। क्यों आकाश की ओर होता है, कुछ की तो गर्दन भी ऐसे रहे, ऐसे ही अगर चलेंगे भी ना, तुमसे बात भी करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, बोले हाँ बताओ साहब, क्योंकि उनकी आदत पड़ गई, ये इसमें लप पड़ गया, उनका पीछे को हो गई। ठीक है, तो भाई वही व्यक्ति है। अब वैसे पतंग उड़ा रहे हैं, और पतंग उड़ा रहा है वो व्यक्ति, उसका मुंह को आसमान की ओर है, यानी कि आकाश की ओर अपनी पतंग को देख रहा है। तो दूसरे की जो पतंग आ रही है, तो वो उस पतंग को देखकर कह रहा है, अपनी पतंग से बोल रहा है कि भाई उसके होठ चल रहे हैं, जब बोलेगा तो होठ चलेंगे, और पतंग से कह रहा है कि उड़, और क्या उड़, उड़ और क्या उड़। तो भाई देखना क्या इसमें सारे के सारे आ गए, लेकिन हां एक बचा इसमें से, बोले जी एक वह बच गया, वह इसमें शामिल नहीं हुआ। भाई है भी आ गया, है का उच्चारण स्थान कंठिया हो गया, से आ गया, से का दंतिया हो गया, इस मूर्धन्य ये क्या कौन सा षटकोण वाले का मूर्धन्या हो गया, और इसका कौन सा भाई तालव्य हो गया। यह का कौन सा हो गया, बोले जी यह का हो गया तालव्य, रे का कौन सा हो गया मूर्धन्य, ले का कौन सा हो गया, बोले जी दंतीय, वह का बोले जी वह का नहीं हुआ, वह का बताऊंगा, चिंता नहीं करनी। इसके बाद भाई अब आप लोग देख रहे होंगे इन ये सारे के सारे ये स्वर आगे होंगे, एक तो इसमें से ए और ए बचा होगा, एक ओ और औ बचा होगा। ठीक, यही तो बच्चे, इन्हें भी करा देता हूं, पहले इनका काम भुगत लो। ए जो होता है वो किस किस वर्णों के मेल से बना, एक तो ऐसे बना और एक किससे, ई से। ये बात मैंने स्वर वाले टॉपिक में अच्छे तरीके से समझाई है, मैं उम्मीद करता हूं ये बात सबके समझ में आ गई होगी। एक ए और ई से मिलकर होता है, तो ए का उच्चारण स्थान क्या है भाई, कंठ, तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ, और भाई ई का उच्चारण स्थान क्या हो गया, ई का उच्चारण स्थान तालु। भाई प्रैक्टिकल है, यहां वास्तविकता बता रहे हो, रटवाने का काम नहीं करा रहा। ए था, ए और ई से मिलकर बना, ए का मतलब कंठ, ई का मतलब तालु। अब जब दोनों को इन्हें मैं एक साथ मिलाकर लिख दूं तो क्या बनेगा, कंठ तालु या तालव्य, कंठ तालु या कंठ तालव्य। इन दोनों का ही ए और ए का जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा, कंठ तालव्य या कंठ तालु कहते हैं। बात समझ में आई। ए और ई से मिलकर बने थे, ए का उच्चारण स्थान क्या था, कंठ, ई का उच्चारण स्थान तो क्या था, तालु। भाई ए का कंठ, ई का तालु, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, कंठ तालव्य बन गया कि नहीं बन गया। ठीक, आगे बात करें। ओ और औ का, भाई ओ जो मिलकर बना था वो किस किस से मिलकर बना था, बोले जी ए और ऊ से मिलकर बना था। बात सही है, मैं भाई अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, ये वास्तविकता थी। ए का उच्चारण स्थान क्या है, बोले जी अभी पढ़ा है कंठ है, ए का उच्चारण स्थान कंठ है, और इस ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठीय है ना, क्या है, ओष्ठीय। अब भाई इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो भाई कंठ और ओष्ठीय दोनों को मिला दूं तो भाई क्या बन जाता है, तो बन जाता है कंठ ओष्ठीय। तो क्या बन जाता है भाई, कंठ ओष्ठीय। तो इसका मतलब भाई इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ ओष्ठीय हो गया। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं कंठ ओष्ठीय। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या बचा, वह को भाई रट लो, या याद रख लेना। एक वर्ण बता रहा हूं, बाकी तो आज तक आपने सारे रटे हैं, सारे तो मैंने प्रैक्टिकल करा दिए। एक बचा वह, इसका तोड़ नहीं मिल रहा अभी, इसका भी तोड़ निकाल देंगे किसी दिन। ठीक है, वह का उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है भाई दंत ओष्ठीय, दांत और ओष्ठ। आप किसी के नाम से रख लेना कि बोले उसके दांत भी हैं होठ भी हैं, इस तरीके से, तो भाई उसका क्या होगा, दंत ओष्ठीय। वह का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है भाई दंत ओष्ठीय।
उम्मीद करता हूं भाई सारे के सारे उच्चारण स्थान आप लोगों के याद हो गए होंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला जो पार्ट होगा भाई, इस पार्ट को मैं यहीं समाप्त करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो उस बात पर अमल कर लेना, एक व्यक्ति को जोड़ दो एक एक। ठीक है, ज्यादा को नहीं कह रहा कि जो 2 जोड़ सकता 3 जोड़ सकता, वो तो भाई ये कह सकते हैं कि बोले हाँ थोड़ा सा भाई, जैसे कि कुछ खाने को ना मिल रहा हो तो बोले हाँ भाई घी शक्कर बूरा मेवा मिष्ठान दे रहे हो, ऐसी बात हो जाएगी। लेकिन अगर एक जोड़ दोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो भाई अगर इसके बाद भाई अधिक से अधिक वीडियो को शेयर जरूर करना, अच्छी लगे करे भाई, जितने लोग देखते हैं उतने लोग भाई वीडियो को लाइक जरूर किया। लाइक करते हैं उससे भाई ये मिलता है कि बोले हाँ भाई हमारी जो मेहनत है वो भाई बिल्कुल समझ में आ रही है। ठीक है, तभी अच्छा लगता है, एक बटन क्लिक करना होता है। ठीक है, उसके बाद भाई अब इसके बाद जो हमारा पार्ट रहेगा ये उच्चारण स्थान तक हो गया। इसके बाद भाई संयुक्त व्यंजन जो होंगे, ठीक है, आगत व्यंजन होंगे इस तरीके के, और भाई आगत या विदेशी कह देंगे उनकी बात होगी, उच्छिपित व्यंजन होंगे उनकी बात होगी, पंचमाक्षर वर्ण की बात होगी, तो वो भाई मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगा, वरना इसमें कराऊं तो भाई वीडियो लगभग 1.25 घंटे की हो जाएगी। ठीक है, छोड़ना नहीं है ना कुछ, तो इसलिए भाई थोड़ा थोड़ा पढ़ें लेकिन बेहतरीन कर पढ़ें। मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।